बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ग्रामर ऑफ साइंस। डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और अपनी स्टडी को अच्छे से जारी रखे हुए होंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि हमने यूनिट 17 इलेक्ट्रिक सर्किट्स को स्टार्ट किया हुआ है और आज के इस लेक्चर में हम इसका लेक्चर नंबर 4 कवर करने जा रहे हैं। अगर हम आज के लेक्चर की बात करें तो आज इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे 17.7 आर्टिकल which is electrical energy, 17.8 article which is electric power, and last but not least we will study kilowatt hours measurements. डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं असेसमेंट फ्रेमवर्क की तो ये तीनों टॉपिक आपके असेसमेंट फ्रेमवर्क में इंक्लूडेड हैं और मैं इसको हाईली रेट करूंगा क्योंकि इस चैप्टर में ये तीनों टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट हैं। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि यहां हमें कहा गया है कि यूज द इक्वेशन पावर इज इक्वल टू करंट इनटू वोल्टेज, यानी P इज इक्वल टू IV। आज के हम इस लेक्चर में इसको ड्राइव करना सीखेंगे कि किस तरह पावर वोल्टेज और करंट के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। सिंपल प्रॉब्लम्स तो आज के इस लेक्चर में हम नहीं करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह जब हम न्यूमेरिकल करेंगे देन फिर आप इस काबिल होंगे कि इस इक्वेशन को लेकर आप इससे सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगे। इसके साथ जो सेकंड इक्वेशन है हमारे पास, जो आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे, वो एनर्जी वाली है कि एनर्जी इक्वल्स होती है करंट इनटू वोल्टेज इनटू टाइम। ये बेसिकली जाउस लॉ की एक्सप्लेनेशन है। हम आज के इस लेक्चर में इसको भी कवर करेंगे। इसके साथ हम सीखेंगे डिफाइन द किलोवाट आवर क्या है, और लास्ट में हम एक न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड करेंगे जो कि आपकी एग्जाम्पल, आपकी बुक की एक एग्जाम्पल 17.7 से लिया गया है, उसको भी आज के इस लेक्चर का हिस्सा बनाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं, सीखते समझते हैं आज के हमारे ये टॉपिक्स। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं 17.7 आर्टिकल को, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में है। इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को समझिए विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। यहां देखें कि यहां हमारे पास एक लाइट बल्ब है, एक बैटरी है और एक चलता हुआ इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हैं। तो देखें कि अगर मैं आपसे पूछूं कि ये इलेक्ट्रॉन क्यों मूव कर रहा है इस सर्किट के अंदर, तो इसका क्या आंसर है? तो इसका सिंपल आंसर तो ये है कि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है, तभी ये इलेक्ट्रॉन मूव हो रहा है। तो अगर ये इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लग रही है और ये इलेक्ट्रॉन मूव करके जा रहा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या बनाते हैं? वर्क बनाते हैं। दैट मीन ये वर्क कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन वर्क कर रहा है। और ये वर्क कौन करवा रहा है? ये वर्क करवा रहा है ये बैटरी। तो बैटरी के पास एनर्जी है, क्योंकि बैटरी क्या कर रही है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर वर्क कर रही है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगा रही है और इलेक्ट्रॉन मूव करके जा रहा है। दैट मीन बैटरी के पास एनर्जी है। क्यों? क्योंकि हम पढ़ कर आए हैं कि एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। क्या एनर्जी कहते ही इसे हैं कि काम करने की सलाहियत। काम करने की सलाहियत किसके पास है? बैटरी के पास है। और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि बैटरी के पास जो एनर्जी है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। अच्छा, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो हमें पता है कि कोई भी हमारे पास सोर्स है, बैटरी है या कुछ भी है, सेल है, तो इनके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। ये एनर्जी अब जब जाती है इसके पास, बल्ब के पास, तो ये कन्वर्ट हो रही है। यहां बेसिकली आपने ये देखना है कि एनर्जी की कन्वर्जन देखनी है। ये एनर्जी कन्वर्ट होती है इनटू लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में। जब इलेक्ट्रॉन इस बल्ब में से गुजरता है तो ये एक टाइप की एनर्जी दूसरी टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। अच्छा, क्या चीज है जो इस इलेक्ट्रॉन को मजबूर कर रही है कि वो इस बल्ब के अंदर से गुजरे? तो आंसर है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। तो बैटरी ने बेसिकली क्या किया हुआ है? इस बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया हुआ है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन इस बल्ब के अंदर से फ्लो करता है और ये जो इस बैटरी के पास एनर्जी है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। आप देखें कि इसका एक एंड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल, दैट मीन हाई पोटेंशियल है, और दूसरा एंड जो है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, दैट मीन लो पोटेंशियल है। तो इस हाई और लो पोटेंशियल की वजह से, एनर्जी के डिफरेंस की वजह से, पोटेंशियल के डिफरेंस की वजह से, और यू कैन से एनर्जी के डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन इस बल्ब के अंदर से फ्लो करता है, जिसकी वजह से ये जो एनर्जी है वो दूसरी टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अब हम इसको अपने पास नोट डाउन कर लेते हैं। देखें, यहां देखें कि व्हेन वोल्टेज सोर्स, फॉर एग्जांपल बैटरी इज कनेक्टेड टू अ डिवाइस लाइक बल्ब, द सोर्स डिलीवर सम इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू इट। सोर्स क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको डिलीवर करता है। देयर विल बी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द डिवाइस। तो वहां क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस होता है
इस डिवाइस के एंड पर यानी बल्ब के एंड पर दो एंड्स पर पोटेंशियल का फर्क होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो इस पोटेंशियल के फर्क को हम कैसे लिख सकते हैं? आप पढ़ कर आए हैं कि ये जो पोटेंशियल है, इसको पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, कि इस यूनिट चार्ज के ऊपर कितना वर्क हो रहा है तब वो इस डिवाइस के अंदर से गुजर कर जा रहा है। तो वर्क बेसिकली क्या है? वर्क एनर्जी है। वर्क को आप एनर्जी से रिप्लेस कर सकते हैं और चार्ज Q एज इट इज आ गया। तो अगर यहां मैं इस एनर्जी को लिखना चाहूं तो ये डियर स्टूडेंट्स वही एनर्जी है जो बल्ब यूज कर रहा है, क्योंकि वर्क हो रहा है इसके ऊपर। तो E इक्वल हो जाएगा Q इंटू वी के, यानी E को आप लिख सकते हैं Q इंटू वी, यहां ऐसे लिख सकते हैं इसको। यहां हमने इसको लिख लिया। अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हमें पता है करंट की डेफिनेशन। करंट क्या है? करंट कहते हैं पासिंग ऑफ चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इन यूनिट टाइम, कि एक यूनिट टाइम के अंदर कितने चार्ज किसी सर्टेन एरिया में से पास हो रहे हैं, इसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं और इसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां अगर मैं Q को रिप्लेस करना चाहूं तो I इंटू टी लिख सकता हूं। T इधर डिनोमिनेटर में है, I से मल्टीप्लाई हो जाएगा। Q को हम रिप्लेस कर सकते हैं I इंटू टी से। अब देखें एक और। नेक्स्ट हम यहां ये जो इक्वेशन है हमारे पास E, इधर Q को रिप्लेस कर रहे हैं विद IT, तो यहां E इक्वल हो जाएगा IT इंटू वी से। नेक्स्ट देखिए, अब हमें पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल होता है IR। तो अगर हम इस V को रिप्लेस कर लें विद IR तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी? हमारे पास इक्वेशन बनेगी इस तरह से, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन 3, तो यहां आ जाएगा IT और V की जगह क्या आ जाएगा? IR। तो E इक्वल हो जाएगा I स्क्वायर RT। डियर स्टूडेंट्स, ये एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन बन गई है और ये आप कह सकते हैं एक मैथमेटिकल फॉर्म है जाउस लॉ की। ये जाउस लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है जो हमें ये बता रही है जो एनर्जी कंज्यूम होगी अक्रॉस बल्ब और अक्रॉस एनी अप्लायंस, वो इक्वल होगी कि इस बल्ब या फिर इस अप्लायंस से कितना करंट फ्लो करके जा रहा है, ये रेजिस्टेंस कितनी शो कर रहा है और कितने टाइम के अंदर से कितने टाइम तक ये करंट फ्लो करके जा रहा है। इन सब को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो यहां हम कैलकुलेट कर लेंगे एनर्जी। तो बेसिकली ये वो एनर्जी है जो बैटरी की एनर्जी है और जो कंज्यूम हो रही है अक्रॉस दिस बल्ब। जो शुरू में हमने देखा कि बल्ब के अक्रॉस जो एनर्जी कंज्यूम हो रही है बेसिकली उतनी ही कंज्यूम होगी जितनी कन्वर्ट होगी। तो आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी दूसरे फॉर्म की एनर्जी में जब कन्वर्ट होती है तो उस एनर्जी को हम इस फार्मूला की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन है ना E इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये हमें ये बता रही है कि जो एनर्जी आपकी कंज्यूम होगी किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस, यानी किसी बल्ब कह दें, किसी भी अप्लायंस के अक्रॉस जो एनर्जी कंज्यूम होगी वो डिपेंड करेगी कि सर्किट में से कितना करंट फ्लो होकर जा रहा है, उस बल्ब की या उस रेजिस्टर की या उस अप्लायंस की रेजिस्टेंस क्या है और कितना टाइम लग रहा है। ये तीन वैल्यूज पर डिपेंड करेगी ये जो एनर्जी वहां यूज होगी, कंज्यूम होगी। तो यहां देखें, दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द जाउस लॉ। ये जाउस लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म है और एग्जाम में अगर आ जाता है कि स्टेट जाउस लॉ तो आपने इस तरह ड्राइव करके लाना है कि जाउस लॉ हमें ये बताता है विच टेल हाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू हीट एनर्जी। अच्छा, यहां ये लिखा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर आपने रेजिस्टेंस लगाई है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में ही कन्वर्ट होगी, लेकिन अगर आप बल्ब लगा रहे हैं देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो इस तरह वहां भी खैर हीट में कन्वर्ट भी होती है, लेकिन डेफिनेशन हीट के लिहाज से ही की गई है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू अ रेजिस्टर, जब इलेक्ट्रिक करंट किसी रेजिस्टर में से फ्लो होकर जाए तो जो एनर्जी कंज्यूम होगी या यूज होगी, इन अदर वर्ड, वो इक्वल होगी प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट I, रेजिस्टेंस R एंड टाइम T। यानी ये जाउस लॉ की एक डेफिनेशन है। यहां देखें कि फ्रॉम द फार्मूला वी सी दैट हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट I। ये जो एनर्जी है जो कंज्यूम हो रही है वो डायरेक्ट, यहां हमने हीट लिखा है, एनर्जी भी लिख सकते हैं, हीट भी लिख सकते हैं, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी आप कह सकते हैं। तो ये जो हीट होगी या जो एनर्जी होगी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ करंट I। करंट की वैल्यू अगर ज्यादा हो जाती है तो हीट जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होगी, दैट मीन एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होगी। इसी तरीके से हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस R,
आर के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी का। अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होगी, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। और इसी तरीके से हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टी। द लॉन्गर द करंट फ्लो, जितनी ज़्यादा देर तक करंट फ्लो करेगा, द मोर हीट इज़ जनरेटेड। और ये बेसिकली मैथमेटिकल फॉर्म है जाउल्स लॉ की। ये वैसे लिखा गया है, इसको आपने जस्ट अंडरस्टैंड करना है, इस डेरिवेशन का हिस्सा नहीं बनाना। ये आप लिख सकते हैं, ये जो अबव 2 लाइंस हैं इसको आपने लाजमी तौर पर लिखना है, ये नीचे वाले इसको रहने दें। नेक्स्ट देखें, ये भी हमारे पास आई थी कि E इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इसको हम मजीद जो है वो लिख सकते हैं इस तरह से कि फ्रॉम ओहम्स लॉ आई इक्वल होता है V ओवर आर। आई की जगह अगर हम इसको रिप्लेस कर लें V ओवर आर, देयरफॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी E फ्रॉम इक्वेशन 5 वी कैन आल्सो बी रिटन एज, किस तरह हम इसको राइट कर सकते हैं कि I की जगह हमने लिख दिया V ओवर R, तो ये V का स्क्वायर हो जाएगा, R का स्क्वायर हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में जो R का स्क्वायर है वो इस एक R से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक R नीचे बच जाएगा। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर ओवर R इंटू टी। तो अब ये हमारे पास एक अनदर इक्वेशन आ गई है एनर्जी की जो आपकी कंज्यूम हो रही है, उसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास करंट की वैल्यू नहीं है और वोल्टेज और रेजिस्टेंस की वैल्यू है, तो ये इन टर्म ऑफ आपकी वोल्टेज है और ये इन टर्म ऑफ रेजिस्टेंस है। तो ये इन दोनों इक्वेशन में इतना सा ही फर्क है, ये दोनों इक्वेशन एक जैसी हैं, मतलब ये दोनों इक्वल ही हैं ये दोनों इक्वेशंस। और इन दोनों इक्वेशंस की मदद से आप एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो एनर्जी आपकी कंज्यूम हो रही है किसी भी अप्लायंस के अक्रॉस। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने स्टडी करना है 17.8 आर्टिकल को, विच इज इलेक्ट्रिक पावर। अच्छा, इस इलेक्ट्रिक पावर से इलेक्ट्रिक का वर्ड हटा दें और पावर की सिर्फ बात करें, जो कि आप क्लास 9th में भी पढ़ कर आए हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पावर क्या है, तो आपने ये कहना है कि सर पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि वर्क जो है, जो काम है, वो कितने टाइम में हो रहा है, इसको हम पावर कहते हैं, जो कि आप 9th क्लास फिजिक्स के अंदर स्टडी करके आए हैं। अब बात है इलेक्ट्रिक पावर की, तो जब भी बात आएगी इलेक्ट्रिक पावर की, तो आपने रेट ऑफ डूइंग वर्क नहीं कहना कि वर्क कितने टाइम के अंदर हो रहा है, बल्कि यहां इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही है कितने टाइम के अंदर। यानी हमने इसको कहना है कि रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, कितने टाइम के अंदर एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी दूसरी टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, जिस तरह हीट, लाइट और मैकेनिकल एनर्जी। यानी आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि हाउ फास्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज बीइंग यूज्ड और प्रोड्यूस, कितनी जल्दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है या फिर प्रोड्यूस हो रही है। अभी ये देखें कि वहां आपने 9th क्लास में जब पढ़ा था पावर को, तो वो था वर्क डन पर यूनिट टाइम, यहां है एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो वर्क डन हो, एनर्जी पर यूनिट टाइम हो, बात एक ही है, लेकिन यहां इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इस वजह से हम इसको लिख रहे हैं E ओवर टी। अच्छा, यहां देखें, अभी जो प्रीवियस इक्वेशन अभी आप पिछली स्लाइड्स में स्टडी करके आए हैं कि E इज इक्वल टू होता है I इंटू टी इंटू वी। तो मैं यहां ये जो E की वैल्यू है यहां मैं यूज करने लगा हूं I इंटू टी इंटू वी। तो यहां मैं इसको यूज कर देता हूं। देखें आप, ये अभी हमने लिखा, अब हम इसके अंदर जो है वो इसको पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ E इन इक्वेशन 1। तो P हमारे पास हो जाएगा आई टी वी ओवर टी, तो टी से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू आई वी हो जाएगा। ये डियर स्टूडेंट्स हमने एक प्रूव भी करना था कि पावर इक्वल होती है प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू वोल्टेज। किसी भी सर्किट के अंदर पावर कितनी कंज्यूम हो रही है, कितनी प्रोड्यूस हो रही है, वो आपने कहना है कि ये प्रोडक्ट होता है कि करंट और वोल्टेज वहां कितना है। अब देखें कि ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू होता है आई आर। तो अगर मैं यहां V की वैल्यू पुट कर दूं इस इक्वेशन के अंदर, P इज इक्वल टू आई, तो एज इट इज है, लेकिन V की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, आई आर। तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा, पावर इक्वल हो जाएगी आई स्क्वायर आर। अब यहां देखें कि इस फार्मूला में पावर प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इनटू करंट थी, लेकिन यहां देखें कि पावर जो है वो प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस इनटू स्क्वायर ऑफ करंट आई है। तो अब देखें कि जो थर्ड हमारे पास इक्वेशन है, अब यहां देखें कि अगर मैं I को रिप्लेस कर लूं V ओवर R से, ये जो इक्वेशन है ना P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तो यहां मैं I को रिप्लेस कर लूं V ओवर R से, तो आप देखेंगे I की जगह मैंने V ओवर R का होल स्क्वायर लिख दिया, तो V का स्क्वायर हो जाएगा R का स्क्वायर, अगेन R स्क्वायर एक R से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां हमारे पास बच जाएगा P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर
आर। तो ये एक और इक्वेशन आ गई है। तो इसमें अभी हमने ये देखा कि ये तीनों इक्वेशंस इक्वल हैं। यहाँ जस्ट फर्क है कि यहाँ रेजिस्टेंस और करंट है, यहाँ वोल्टेज और करंट है, यहाँ वोल्टेज और रेजिस्टेंस है, और यहाँ वोल्टेज और करंट है। तो तीनों इक्वेशंस का मीनिंग एक ही है, जस्ट डिफरेंट फॉर्म है टू कैलकुलेट वेरियस थिंग। अब देखें कि ये जो तीनों इक्वेशंस हैं, ये तीनों इक्वेशंस पावर की ही हैं, ये जिसको अभी हमने ड्राइव किया। तो यहाँ देखें कि ऑल थ्री इक्वेशन 3, 4, 5 are equally valid for the calculation of electric power and the SI unit of electric power is watt। SI यूनिट जो है वो वाट है, बड़ी यूनिट फिर किलो वाट है, और इस तरह हम इसको यूज करते हैं। अच्छा, अब देखें कि अगर हम 1 वाट पावर को यूज करें, 1 वाट पावर को डिफाइन करें कि 1 वाट पावर क्या है। तो 1 watt power is the power when the 1 joule of energy is converted into another form of energy in 1 second। कि 1 joule इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी दूसरी टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है 1 सेकंड के अंदर, तो वो हमारे पास कहलाएगा, जो पावर वहां होगी वो 1 watt कहलाएगी। अच्छा, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं किलो वाट आवर क्या है। आपकी बुक में ये एक क्वेश्चन भी है जो कि मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा कि डज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलो वाट आवर मैयर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिक पावर। कि ये जो यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी किलो वाट आवर, ये क्या मैयर करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैयर करती है या इलेक्ट्रिक पावर मैयर करती है? तो इसका सिंपल आंसर तो ये है कि द यूनिट ऑफ किलो वाट एनर्जी मैयर इलेक्ट्रिकल एनर्जी नॉट इलेक्ट्रिक पावर। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैयर करती है कि किलो वाट आवर। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि किलो वाट आवर बेसिकली है क्या। 1 किलो वाट आवर, जो 1 किलो वाट आवर है, वो ये रिप्रेजेंट करती है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम व्हेन अ पावर ऑफ 1 किलो वाट यूज्ड फॉर 1 आवर। कि 1 किलो वाट पावर 1 घंटे तक अगर यूज हो रही है, तो वहां जो अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम होगी उसको हम कहते हैं 1 किलो वाट आवर। इस बात को दोबारा सुनें, अगर 1 किलो वाट पावर है, क्योंकि किलोवाट पावर की यूनिट है, अगर 1 किलोवाट पावर यूज हो रही है 1 आवर के लिए, तो वहां जो अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम होगी दैट विल बी 1 किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर ये हमारे पास यूनिट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम मेजर करते हैं किलोवाट आवर। अब यूं समझ लें कि किलोवाट आवर बेसिकली आपके घरों में जो बिल आते हैं वो किलोवाट आवर ही के तो हैं। यानी अगर मैं आप लोगों को यहाँ एक बिल दिखाऊं, तो देखें कि ये जो हमारे पास यूनिट्स होती है जो हम कंज्यूम करते हैं, जिस तरह ये बिल के ऊपर मेंशन भी है कि यूनिट कंज्यूम कितनी है 91। तो ये जो 91 यूनिट यहाँ लिखा है ये बेसिकली 91 किलोवाट आवर ही है। यानी ये वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो आप घरों में कंज्यूम करते हैं। इसी हिसाब से जो है हमारा बिल बनता है और बिल आता है, बिल की अमाउंट कि कितनी यूनिट आप कंज्यूम कर रहे हैं, और जितनी यूनिट हम इलेक्ट्रिसिटी की कंज्यूम करेंगे ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही है। तो अभी आपने देखा कि इसको हम इस तरह से भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर सकते हैं कि इफ यू यूज 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक हीटर, अगर आप एक इलेक्ट्रिक हीटर को यूज कर रहे हैं जो कि 1 किलोवाट है और वो 1 आवर जलता है, 1 आवर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करता है, तो वो कंज्यूम करेगा 1 किलोवाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेगा इट विल बी 1 किलोवाट आवर। अगर आप 1 किलोवाट आवर को मेजर करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो 1 किलोवाट क्या है? किलो दैट मीन 1000 वाट एंड आवर 1 आवर, और 1 आवर के अंदर आप 3600 सेकंड्स होते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो 1 किलोवाट इक्वल होता है 3.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ जाउल के। अच्छा, अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं जो कि किलोवाट आवर से ही है और रिलेटेड है। ये न्यूमेरिकल आपकी एग्जांपल 17.7 से लिया गया है, जो कि है कि एन एयर कंडीशनर ऑफ पावर 2200 वाट, 2200 वाट एयर एक एसी की पावर है, इज यूज्ड फॉर एन एवरेज ऑफ 24 आवर्स डेली। वो 24 आवर डेली जो है वो यूज होता है। हाउ मच इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल इट कंज्यूम एंड व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर अ मंथ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका पहले डाटा हम लिख लेते हैं। तो अगर हम डाटा लिखें तो पावर ऑफ एसी कितनी है? 2200 वाट है। अच्छा, इसको आप अगर किलोवाट में लेकर जाना चाहते हैं तो आप 1000 से डिवाइड कर दें, 2.2 किलोवाट हो जाएगा। टाइम यूज कितना हो रहा है? 24 आवर्स का हो रहा है। और कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कितनी है?
25 पर किलोवाट, यानी किलोवाट का क्या मतलब है, यूनिट है कि 25 रुपए की एक यूनिट, अगर आप एक यूनिट कंज्यूम करते हैं दैट मीन 25 रुपए आपने देने होंगे। अच्छा, कितने डेज चलता है, 30 डेज चलता है। अब यहां देखें कि एनर्जी यूज्ड पर डे, एक दिन में कितनी एनर्जी यूज करेगा। तो वैसे हमें पता है कि पावर इक्वल होता है एनर्जी ओवर टाइम, तो एनर्जी क्या हो जाएगा, एनर्जी इक्वल हो जाएगा पावर इनटू टाइम। तो कितने पावर का है हमारा एसी, 2.2 किलोवाट का, यहां हमने लिख दिया, और कितने टाइम चलता है, 24 आवर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ये एक दिन के अंदर हमें बता रहा है कि इतनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, 52.8 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम करेगा। तो अब अगर हम इसको 30 डेज, तो 30 डेज से कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मंथली एनर्जी कंजम्पशन इसकी आ जाएगी 1584 किलोवाट आवर, यानी इतनी यूनिट्स ये कंज्यूम करेगा। अच्छा, अब हमें कॉस्ट अगर निकालनी है तो कितनी एनर्जी यूज कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कितनी यूनिट्स यूज कर रहा है, और प्राइस ऑफ 1 यूनिट, ये टैरिफ रेट जो है वो 25 है, तो इससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी टोटल अमाउंट 39,600 रुपी। तो यानी पूरे मंथ अगर ये चलता जाएगा तो इससे सिर्फ एसी से इतना ज्यादा बिल आएगा। तो इस तरह आप डिफरेंट जो घरों में है चीजें आप देखें, जैसे एक बल्ब है फॉर एग्जांपल, वो 100 वो होता है 25 वॉट का होता है एक बल्ब, इसकी पावर होती है 25 वॉट। अब आप देखें कि आपके कितने टाइम वो ऑन रहता है एक बल्ब। इस तरह आप उसकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल जनरेट करके कमेंट सेक्शन में लाजमी तौर पर बताएं। देखते हैं कि किन के बल्ब जो है वो घर में कितने बल्ब हैं, और ये आपने एक घर के फॉर एग्जांपल 5 बल्ब है, एक बल्ब 25 वॉट का है, तो 5 बल्ब कितने वॉट के हो जाएंगे, इस तरह उनकी कॉस्ट कितनी बन रही है, सिर्फ बल्ब की अगर हम जो है वो उसको यूज करते हैं तो उनकी कॉस्ट कितनी बनती है, ये कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है। और इससे एक और चीज भी हमें सीखने को मिलती है, आप देखेंगे कि सिर्फ एक बल्ब जो है जो कि 25 वॉट का या 20 वॉट का होता है, वो इतनी ज़्यादा एनर्जी हमारी कंज्यूम कर रहा है, तो हमें चाहिए कि जब हम रूम छोड़ के जाएं तो हमें उसको स्विच ऑफ करके जाना चाहिए। तो ये एक लेसन था छोटा सा, क्योंकि हमें अपनी एनर्जी को ऐसे वेस्ट नहीं करना, जब हम रूम में हों तभी हमने लाइट ऑन करनी है, अदरवाइज हमें चाहिए कि हम अपनी जो एक्स्ट्रा लाइट्स हैं उनको ऑफ कर दें। तो आप देखेंगे कि वो कितना ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रही हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फिल वक्त के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे न्यू वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।